सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। आज क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का मॉडल शीट लेकर आया हूँ। चलिए जानते हैं कि मॉडल क्वेश्चन 12th में कितने पूछेंगे। तो आपको जो है 30 MCQ क्वेश्चन पूछेगा। जो 30 MCQ जो है आपके इकोनॉमिक्स का बेस रहेगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा गया तो आपका जो है 80 और 70 के बीच में नंबर जरूर आएगा बच्चों। इसलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव का आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो MCQ के क्वेश्चन के साथ साथ बच्चों आपका सिलेबस भी कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषा एडम स्मिथ के अनुसार क्या है। आपका ऑप्शन है धन संबंधी परिभाषा, बी है कल्याण संबंधी परिभाषा, और सी है व्यवहार संबंधी परिभाषा, और डी है विकास संबंधी परिभाषा। तो एडम स्मिथ से रिलेटेड जो है वो जो है वेल्थ कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, धन संबंधी विचारधारा दिया था, है ना। और धन संबंधी विचारधारा जो उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक पर लिखा था, है ना। उनके किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में लिखे थे। अच्छा, उस किताब में जो डिफिनेशन लिखे थे, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थात अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और इसी तर्ज पर बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ है। कौन अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एडम स्मिथ जनक भी कहलाते हैं, फादर भी कहलाते हैं। और पूंजीवादी सबसे पहले USA यानी अमेरिका ने अपनाया था, ये जानना है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जो है धन संबंधी विचारधारा तो ठीक है एडम स्मिथ ने दिया है, लेकिन ये भी तो जानना है कल्याण संबंधी विचारधारा किसने दिया है। तो कल्याण संबंधी विचारधारा जो है अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, ठीक है ना। और वो भी एक किताब लिखे थे जिनका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। और उस किताब में जो है उन्होंने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहा है। मार्शल के मुताबिक ये भी है कि इंसान भौतिक कल्याण पाने के लिए पैसे कमाता है, अर्थात अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो है मानव पैसा कमाता है। और एक और है व्यवहार संबंधी, आपका सी में, तो ओमस और टेवरस्की और डैनियल ने जो है इसकी अहम भूमिका निभाया है ना, इस विचारधारा को देने में। अच्छा, इन दोनों ने प्रयोग करके पाया कि लोग अपेक्षित संभावनाओं के आधार पर जो है फैसले लेता है, यानी आवश्यकता के आधार पर या परिस्थिति के आधार पर जो है लोग जो है फैसले लेते हैं। अच्छा, विकास संबंधी परिभाषा किसने दिया? तो विकास संबंधी परिभाषा ने पॉल सैमुअल्सन ने दिया है। उनका किताब का नाम है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। इन्होंने 1947 में जो है यह किताब लिखा था, ठीक है। तो विकास संबंधी विचारधारा किसने दिया है? पॉल सैमुअल्सन। कल्याण संबंधी किसने दिया है? मार्शल। और धन संबंधी कौन दिया है? तो एडम स्मिथ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ चलते हैं। 2 में कहता है कि किसके अनुसार अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है। तो अभी हम लोग जो है एडम स्मिथ को पढ़ करके आ रहे हैं। तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग क्या है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। और कौन सा किताब में लिखे हैं? द वेल्थ ऑफ नेशन। इनका जो है बुक का ही नाम है वेल्थ। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका जो है एडम स्मिथ होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ठीक है। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? मार्शल, रॉबिन्स, क्राउथर और एडम स्मिथ। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो है आपका मार्शल का। किसका है? मार्शल का, भी हम लोग पढ़ के भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मार्शल ने लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और एडम स्मिथ का है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये दोनों का आपका जो है बुक से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है कि मार्शल ने जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और एडम स्मिथ जो है द वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब लिखे थे। अच्छा, इसमें मार्शल का जो अप्रोच रहा है वेलफेयर अप्रोच रहा है, कल्याण संबंधी विचारधारा इन्होंने दिया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है हम लोग चलते हैं, किसने कहा
चौथा क्वेश्चन में देखिए, किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? आपका ऑप्शन है मार्शल, फ्रेडमैन, किन्स या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर फ्रेडमैन होगा। कौन होगा? फ्रेडमैन। देखिए आपका जो मॉडल सेट है ना, उसमें बहुत सारे आंसर जो हैं वो गलत है। यहाँ पर देखिए, किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? तो यहाँ पर आंसर आपका दे दिया है सी। क्या दिया है? सी। जबकि यहाँ सी में ऑप्शन है किन्स, जबकि किन्स ने जो है रोजगार संबंधी विचारधारा दिया है ना, रोजगार सिद्धांत दिया है। तो यहाँ आंसर होता फ्रीडमैन, लेकिन क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। तो आप जो है मॉडल गैस पेपर के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे जो है क्वेश्चंस जो हैं गलत दिए हुए रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम जो है इस सबको जो है काट देते हैं, है ना। आप देखे होंगे और वीडियो में कि सब जो है हम या तो लोप कर देते हैं या तो हम काट देते हैं, ठीक है ना। फ्रीडमैन का अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इन्होंने जो है अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान माना है और यह अर्थव्यवस्था और उसके प्रतिभागियों के जो है काम करने और व्यवहार करने से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आ जाते हैं। बोलता है कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, यानी कौन जो है ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो कल्याण विचारधारा के जो है समर्थक नहीं रहे हैं। हालांकि कल्याणवादी जो विचारधारा जो है वो मार्शल ने दिया है, ठीक है ना। कौन दिया है? मार्शल ने दिया है। तो मार्शल का जो है किताब का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों आपका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा कैनन हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है कल्याण संबंधी विचारधारा को नहीं मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो है कल्याणवादी विचारधारा का जो है विस्तार रूप जो है मार्शल ने दिया था, लेकिन कल्याणवादी विचारधारा का नींव रखने वाले अगर कोई अर्थशास्त्री हैं तो हैं पिगू हैं, ठीक है ना। पिगू ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की नींव रखी थी। उन्होंने मार्शल के गणना वाचक मापन को आधार बनाया था और इस वजह से जो है उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के पितामह भी कहा जाता है ना। कल्याण अर्थशास्त्र के या कल्याण विचारधारा के पितामह या जनक कौन है? तो पिगू है, ठीक है ना। हालांकि जो है कौन दिया था, इसका विस्तार रूप कौन दिया है? तो मार्शल ने दिया। तो यहाँ पर जो है कल्याणवादी विचारधारा का मार्शल हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि कौन नहीं है इसका समर्थक? तो कैनन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। बड़े कि अवसर लागत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अवसर लागत को क्या कहा जाता है? बाध्य लागत, आंतरिक लागत, हस्तांतरण आय या मौद्रिक लागत। देखिए बच्चों यहाँ पर हम जो ये कैंसिल किए ना, बहुत सारे आंसर जो हैं गलत हैं और बच्चे जो है ना कि जो आंसर दिया हुआ रहता है उसी को विश्वास करके जो है याद कर लेते हैं। फिलहाल तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि अवसर लागत क्या है, ठीक है ना। अगर ये आप जान जाएंगे तो ऑप्शंस को कह सकते हैं कि चयन करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो अवसर लागत का मतलब है किसी खास विकल्प को चुनने के लिए दूसरे विकल्प का त्याग करना पड़ता है, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि जो दूसरे विकल्प का जो त्याग करना पड़ने से होने वाला जो नुकसान है, इसे वैकल्पिक लागत भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति सिनेमा जाने के बजाय, अगर एग्जाम्पल से हम लोग समझें कि अगर कोई व्यक्ति सिनेमा जाने के बजाय परीक्षा की तैयारी करता है, तो सिनेमा जाने की लागत और उससे होने वाले जो आनंद का जो अवसर लागत माना जाएगा, ठीक है ना। जो इस कहने का मतलब है कि उसमें बचत हो जाएगा। सिनेमा नहीं जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा और उस आय को कहीं और खर्च कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो है आपका आंसर हो जाएगा हस्तांतरण। उस पैसे को कहीं और लगाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमने कहा कि अगर एक व्यक्ति सिनेमा जाने के बजाय परीक्षा की तैयारी करता है, तो सिनेमा जाने की जो लागत है और उनसे होने वाले जो हैं आनंद को अवसर लागत माना जाएगा। जिसे मान लिया जाए कि उसका जो पैसा लगना था वो कहीं और लगेगा, इसलिए हस्तांतरण हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अवसर लागत को
निम्नलिखित नाम से भी संबोधित किया जाता है। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और किन नामों से जाना जाता है? वैकल्पिक लागत, ऑप्शन ए, बी में हस्तांतरण आय, या त्याग, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ जो है उपर्युक्त सभी होगा। इसको अवसर लागत को हस्तांतरण आय के नाम से भी जाना जाता है, वैकल्पिक लागत के नाम से भी जाना जाता है, और इसको सेक्रीफाइस अर्थात त्याग के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए बच्चों, हम लोग अवसर लागत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में आने वाला है, इसलिए हम लोग जो है किताब से थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना, इसका डिटेल जान लेते हैं। बड़े उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, जिसे आप यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उत्पादन संभावना वक्र है, जो एक्स एक्सिस बताता है कमोडिटी एक्स को और वाई एक्सिस बता रहा है कमोडिटी वाई को। तो ये भी आप जान लीजिए कि ये क्या है, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। आगे देखिए आपको समझाता हूँ। कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र से हमें ज्ञात होता है कि यदि हम किसी एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं, है ना, एक वस्तु का उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं, तो हमें दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार अवसर लागत की धारणा का आधार त्यागी जाने वाली वस्तु के अवसर का विकल्प है। देखिए यहाँ एक विकल्प शब्द भी आ गया, इसलिए अवसर लागत को विकल्प लागत भी कहा जाता है, ठीक है ना। त्यागी लागत भी यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आया था त्यागी, तो ये अवसर लागत, त्यागी लागत और विकल्प लागत के नाम से जाना जाता है। तो आप हम लोग डिफिनेशन से जान गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कैसे कहता है अवसर लागत। तो इस अगर हम लोग सारणी को देखें उत्पादन संभावना वक्र के, तो यहाँ पर कहता है कि हम दो प्रकार, यानी उत्पादन संभावना वक्र जो होता है हमेशा दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। जैसे ए में क्या है, अगर हम लोग ए विकल्प को चुनते हैं तो क्या है कि वस्तु एक्स का जो उत्पादन हम 0 लेते हैं, यहाँ से समझिए आप डायरेक्ट, यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो है ये जो बता रहा है कमोडिटी वाई को बता रहा है, तो ए विकल्प कहाँ है आपका, यहाँ पर है, ये ए विकल्प है। अगर हम लोग जो है कमोडिटी वाई को सिर्फ उत्पादन करना चाहते हैं तो 15 करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यही चीज जो हो जाएगा मेरा कमोडिटी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ए विकल्प में। अगर हम लोग बी विकल्प में आते हैं तो हमें क्या करना होगा कि बी में जो है 14 उत्पादन करना होगा और इधर जो है कमोडिटी एक्स को 1 करना होगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग विकल्प सी में आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 15 से आगे हैं 14, 14 से आ जाएंगे अब 12, हम इधर क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। किसको पाने के लिए, तो कमोडिटी एक्स को पाने के लिए हमको कमोडिटी वाई को त्यागना पड़ रहा है। किस लिए, कमोडिटी एक्स को पाने के लिए। अगर हम लोग सी विकल्प में देखते हैं तो कहीं ना कहीं कमोडिटी क्या हो जाता है, 15 से 12 में आ जाता है, तो हम उधर 3 त्याग कर रहे हैं। तो 3 त्याग कर रहे हैं किसको पाने के लिए, तो 2 कमोडिटी एक्स को पाने के लिए, ठीक है ना। फिर डी विकल्प कहता है कि अगर हम इधर कमोडिटी 9 उत्पादन करते हैं वाई का, तो हमें क्या करना होगा, हमें कमोडिटी एक्स का कितना प्राप्त होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 6 कमोडिटी वाई का हम त्याग कर दिए, ठीक है ना। तो ये बताता है कि किसी अवसर लागत क्या बताता है कि किसी एक वस्तु को पाने के लिए हमें दूसरे को त्यागना पड़ता है, इसी को अवसर लागत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी डिफिनेशन इस प्रकार जो है, एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कर रहे थे हम, एक्स वस्तु का उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वाई वस्तु की इकाइयों की त्याग की दर सीमांत अवसर लागत कहलाती है। हम वाई वस्तु को क्या कर रहे थे, त्याग कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सीमांत अवसर लागत क्या है, चेंज इन वाई कमोडिटी बाय चेंज इन एक्स कमोडिटी। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, देखिए इस डायग्राम में क्या कहता है कि जो है ये जो है एक्स कमोडिटी को बताता है और ये वाई कमोडिटी को बताता है। जैसे पहले उत्पादन हो रहा था ओ वाई, ठीक है ना, ए विकल्प है ना, ए विकल्प है मेरे पास। अब क्या होने लगा कि नहीं हमको जो है एक्स कमोडिटी बढ़ाना है, ठीक है ना, एक्स एक ही समय में एक ही कमोडिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या किए कि ओ वाई को उत्पादन घटा करके ओ वाई 1 कर दिए।
तो कहीं ना कहीं लॉस हो गया मेरा चेंज इन वाई, ठीक है। अब यहाँ ई अगर लॉस हो गया तो इधर क्या हो रहा है, मेरा गेन हो रहा है, प्लस हो रहा है, चेंज इन एक्स। तो ये जो है बताता है कि ए बी जो है आप त्याग रहे हैं, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत, ए बी हम क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, माइनस हो रहा है, और बीसी को क्या कर रहे हैं, हम गेन कर रहे हैं। यही जो है सीमांत अवसर लागत होता है, किसी एक को गेन करने के लिए दूसरा को लॉस करना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं बच्चों, यहाँ क्या कर रहा है, अवसर लागत क्या है ना। क्वेश्चन जो है लगातार जो है अवसर लागत से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए अवसर लागत का हम लोग पूरा डिटेल उधर देखें। अवसर लागत क्या है, ऑप्शन है ए, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया है ना, कर दिया गया। बी में है खोया हुआ अवसर, जब हम एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज को खो देते हैं तो ही बोल रहा है खोया हुआ अवसर। सी हस्तांतरण, और इनमें से सभी, तो ये इनमें से सभी होगा, ठीक है ना, क्योंकि अवसर लागत के लिए हमें किसी ना किसी विकल्प को त्यागना होता है, या खोना होता है, या हस्तांतरित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं बच्चों, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक लागत, स्पष्ट लागत, असामान्य लाभ, मौद्रिक लागत और अस्पष्ट प्लस अस्पष्ट लागत। सी में है मौद्रिक लागत बराबर अस्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागतें प्लस सामान्य लाभ, और डी में है अस्पष्ट लागत, मौद्रिक लागत, अस्पष्ट लागत, सामान्य लाभ। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि मौद्रिक लागत क्या है, ठीक है ना। तो मौद्रिक लागत जो है, देख जे एल हैंसन के शब्दों में किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। कहने का मतलब है कि उत्पादन के 5 फैक्टर होते हैं, भूमि, तो भूमि के बदले किराया, पूंजी, पूंजी के बदले ब्याज, है ना, श्रम, श्रम के बदले मजदूरी, है ना। इस तरह जो है जो भुगतान करना पड़ता है, किराया हो गया, ब्याज हो गया, या मजदूरी दर हो गया, तो उसको जो भुगतान किया जाता है, समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मौद्रिक उत्पादन लागत कहते हैं या मौद्रिक लागत कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कि अस्पष्ट लागतें क्या होती हैं। बोल रहे कि ऐसे सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादक जो प्रोड्यूसर होता है द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना पड़ता है या करना होता है, उसे स्पष्ट लागत कहते हैं। जैसे दूसरों को देने का मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं जो है मजदूर को मजदूरी दर देता है, अगर पूंजी कहीं से लिया है तो उसका ब्याज देता होगा, अगर भूमि किराया पर लीज पर लिया होगा तो उसको किराया देना पड़ता होगा। तो ये जो दूसरे को देना पड़ता है ना, उसको अस्पष्ट लागतें कहते हैं। अब देखिए अस्पष्ट लागत किसको कहते हैं, बोल रहा है कि इनमें से उत्पादक के वे व्यय सम्मिलित होते हैं जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता है। जिसे मान लिया जाए कुछ ऐसे होते हैं जो खुद से कर लिया, तो खुद से कर लिया तो खुद का तो पेमेंट खुद ले लेता होगा, दूसरे को तो नहीं दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है अस्पष्ट लागत है। या कहिए कि उसका जो है खुद का भवन है और उसी भवन में उत्पादन की प्रक्रिया करता हो, तो क्या है कि अपने घर का जो है स्वयं जो है रेंट ले लेता है, दूसरे को नहीं देना होता है, तो इसको अस्पष्ट या सन्निहित लागत कहते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में, तो यहाँ बोल रहा है कि मौद्रिक लागत, अस्पष्ट लागत जो दूसरे को देना होता है, अस्पष्ट लागत जो उत्पादक खुद रख लेते हैं, और कुछ सामान्य लाभ, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है ना। अब यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 में अस्पष्ट लागतों में शामिल है। अस्पष्ट लागत तो जो है अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं, जो उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में जो दूसरे को भुगतान करना पड़ता हो, है ना, उत्पादक के जो घटक हैं, उत्पादन के साधन के बदले जो है भुगतान करना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अस्पष्ट लागतें। तो यहाँ बोल रहा है स्पष्ट लागतों में शामिल है कच्चे माल की कीमत, जब हम लोग दूसरे से खरीद के लाते हैं
कच्चे माल तो उसको तो कहीं ना कहीं देना पड़ता है, ये सही है। श्रमिकों को मजदूरी दर भी देना होता है। अच्छा, उधार पूंजी पर ब्याज भी हमें देना होता है। तो ये तीनों सम्मिलित है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आके देखें तो यहाँ पर क्या है आपका कि कुल लागत क्या है? आपका ऑप्शन है टीवीसी बाय टीएफसी, फिर है बी टीवीसी प्लस टीएफसी, टीएफसी माइनस टीवीसी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो है कुल लागत जो होता है टीसी बराबर होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या लग रहा है? कुल लागत जो है स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत के कुल योग होता है। स्थिर लागत का मतलब क्या है? स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है जैसे बिल्डिंग बना रहा है ना, या भवन बना रहा है, या मशीनें खरीद रहा है, तो उसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे। अब यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट में क्या कहेंगे? कच्चे माल हो गया, या अस्थायी मजदूर हो गया, या बिजली बिल हो गया, ये सब जो है ना अस्थायी। तो ये दोनों के जोड़ को यानी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के कुल जोड़ को कुल लागत कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ के बता रहा है, तो जोड़ के बता रहा है, तो कुल लागत आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। बोलता है कि निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है? अभी मैंने कहा कि स्थिर लागत जो होता है उत्पादन प्रक्रिया में एक बार ही लगाया जाता है, दोबारा बार बार हम लोग जो करते हैं उसको परिवर्तनशील लागत कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका है ए ऋण पर ब्याज, बी कच्चे माल की लागत, या फैक्ट्री की किराया, या बीमा। तो यहाँ आपका जो है कहीं ना कहीं जो है कच्चे माल की लागत जो है जैसे कच्चे माल को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं या विनिर्माण करते हैं तो पुनः हमें फिर से कच्चे माल खरीदना होता है। लेकिन हमें जो है बिल्डिंग्स वगैरह एक ही बार बना, वही फैक्ट्री में हम लोग बार बार यूज कर रहे होते हैं, वही मशीन को कर रहे होते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो है स्थिर लागत का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं बच्चों। बोल रहे सीमांत लागत का योग, यानी पहले तो बोल रहा है कुल लागत, कौन कौन है कुल लागत? सीमांत लागत के योग। तो इसका एक फॉर्मूला होता है टीसी इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट, ये याद रखना है। ठीक है ना, पहला का सीमांत लागत का योग इसको कहा जाता है कुल योग, ये तो है कुल लागत का, ये जो है ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि औसत लागत को वस्तु की मात्रा से गुणा करने पर ज्ञात होता है, यानी कहने का मतलब है कि टीसी इज इक्वल टू औसत लागत मतलब एवरेज कॉस्ट इनटू क्या होता है उसकी मात्रा यानी क्वांटिटी, यानी एसी इनटू क्या है कि क्वांटिटी से गुना करने पर टोटल कॉस्ट आता है, ये भी सही है। बोला है कि से तात्पर्य यानी कुल लागत से तात्पर्य किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म द्वारा किया गया व्यय, ये भी सही है ना। और जैसे कहने मतलब उत्पादन प्रक्रिया में क्या करता है टीसी इज इक्वल टू क्या होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है और एक क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट होता है। ये डिफिनेशन सी के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि कुल लागत से तात्पर्य है किसी वस्तु के निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म द्वारा किया गया व्यय। तो किस किस पर व्यय कर रहा होगा? फिक्स्ड कॉस्ट पर यानी मशीन पर, भवन पर, है ना, मजदूर पर, किराया पर, और वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा कच्चे माल या टूटे फूटे मशीन के कल पुर्जे पर खर्च कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में आते हैं बच्चों। वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बोल रहा है कि वह लागत या आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ाने या बढ़ने के लिए प्रेरित करती है उसे क्या कहते हैं? स्पष्ट लागत कहते हैं, अस्पष्ट लागत कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बच्चों अवसर लागत। क्या होगा? अवसर लागत। ठीक है ना, इसलिए कि हमें जो है बढ़ने के लिए क्या करना होता है कि अगर एक वस्तु को पाने के लिए हम लोग दूसरी वस्तु को जो त्याग करते हैं, इधर हम मान लीजिए यहाँ पर आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं,
तो क्या करना होता है कि हमें दूसरे को पाने के लिए क्या करना होता है, एक को त्यागना पड़ता है ना। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उससे हमें कार्य बढ़ने की प्रेरित मिलता है, प्रेरणा मिलता है, तो ये अवसर लागत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में आ जाएंगे। बोलता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बड़ा औसत लागत कुल स्थिर लागत के बराबर है ना, या फिर कह सकते हैं औसत लागत औसत स्थिर लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत, औसत लागत कुल स्थिर लागत और औसत, है ना। या देखिए यहाँ पर जो है औसत औसत औसत, जहां सब औसतें आपस में जो है बराबर होता है वो सही होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अच्छा थोड़ा सा 14 क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। बड़े स्पष्ट लागत कहते हैं, स्पष्ट लागत जो उत्पादक द्वारा जो है दूसरे को दिया गया भुगतान होता है, जैसे मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, है ना। और यहाँ जो अस्पष्ट लागत जो होता है उत्पादक जो है स्वयं रखता है, और अवसर लागत में मतलब है कि एक वस्तु को पाने के लिए हम दूसरे वस्तु पर जो खर्च करते हैं तो उसको हम लोग अवसर लागत कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सेम साधन में हमें दूसरा विकल्प को चुनने का अवसर मिलता है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में आते हैं। बोल रहा है कि जब सीमांत लागत घटती है, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या होता है। आपका ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, घटती हुई दर से बढ़ती है, या समान रहती है। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग ये जान लेते हैं कि सीमांत लागत क्या है, ठीक है ना। तो सीमांत लागत का अभिप्राय है कि एक अतिरिक्त इकाई को जब हम उत्पादन करते हैं और उसमें जो लागत लगता है उसको सीमांत लागत कहा जाता है, ठीक है ना। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी भी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। या एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए कि आपका 5 वस्तु बनाने के लिए 500 खर्च हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करने लगे, 6 वस्तु बनाने लगे, तो 6 वस्तु बनाने में हमें जो है 550 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम उत्पादन की इकाइयों को बढ़ाते हैं उत्पादन लागत भी कम होते जाता है, ये भी जानना है। तो क्या है कि यहाँ मेरा सीमांत लागत कितना होगा, 50 रुपया होगा, क्योंकि 550 में से 500 को घटा दीजिए, मेरा कितना लागत बढ़ रहा है, तो 50 रुपया। तो ये कहीं ना कहीं मेरा है मार्जिनल कॉस्ट है। क्या है ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट। फिर क्या है बच्चों, 6 के जगह मान लिया जाए हम 7 इकाई उत्पादन करना चाहें तो हमें कितना खर्च होगा, तो मान लो कि 520 रुपया खर्च हुआ, 520 रुपया हुआ। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे, 550 और 520 के बीच कितना का अंतर आ रहा है, तो ये जो हो रहा है वो 30 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ सीमांत बोल रहा है कि सीमांत लागत घटती है, तो देखिए यहाँ पहले 50 लगा, अब कितना लग रहा है, 30 लग रहा है। अगर आप 8 इकाई उत्पादन करना चाहें तो आप मान लीजिए 510 रुपया लग रहा है, तो 510 रुपया जो लग रहा है आपका, तो यहाँ पर ये दोनों के बीच का अंतर कितना हो जा रहा है, 10 का हो जा रहा है। तो आपका 50 फिर 30 फिर 10, तो कहीं ना कहीं सीमांत लागत क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसलिए बोल रहा है सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत घटती हुई दर में बढ़ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। ये कहता है कि औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, यू अक्षर का होता है, या बी एक्स समकोण अति परवलय जैसा होता है, सी अक्ष की समांतर रेखा है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा यू के आकार का होता है। सबसे पहले तो हम लोग औसत लागत के बारे में बात करते हैं। औसत लागत बोला कि किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझिए कि हम लोग कहीं भी खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं कि एक पेन का कीमत कितना है, या ये पेन का कीमत कितना है, तो बोलता है 5 रुपया। तो हम कभी भी या बाजार भी जाते हैं तो एक कैसे केजी टमाटर है, तो टमाटर केजी में पूछ रहे हैं, कहने का मतलब 1 केजी का पूछ रहे हैं, तो उसको औसत लागत कहा जाता है। अब औसत लागत का जो है, चलिए आपको मैं एक डायग्राम दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका औसत लागत का डायग्राम, यू आकार का होता है
औसत लागत कैसा होता है, यू आकार का होता है। सिर्फ ये जो है टीएफसी जो होता है ये नहीं होता है, इसका जो आकार होता है ना ऐसे होता है, ऐसे। बाकी जो है सभी का आकार जो है, चाहे टीसी का हो, चाहे टीवीसी का हो, चाहे एससी का हो, है ना, तो सभी का जो है यू आकार का होता है। तो ये भी ध्यान देना है, किसका यू आकार का नहीं होता है, तो टीएफसी का नहीं होता है। यानी कुल स्थिर लागत का जो है आकार जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, बाकी सभी का यू आकार का होता है। आगे इसका मैथमेटिक्स अगर आप देखना चाहें तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, दोनों और क्यू यानी क्वांटिटी से भाग देने पर क्या होता है, टीसी बाई क्यू इज इक्वल टू टीएफसी बाई क्यू प्लस टीवीसी बाई क्यू। अब जब भी हम लोग क्वांटिटी से टोटल कॉस्ट को डिवीजन करेंगे तो एवरेज कॉस्ट निकलेगा। क्या निकलेगा, एवरेज कॉस्ट। फिर क्या है यहाँ पर, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट बराबर होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज का मतलब होता है प्रति इकाई लागत, यानी एक वस्तु की लागत को एवरेज कॉस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। उत्पादन का सक्रिय साधन, उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यमी, ठीक है ना। तो इसमें सक्रिय कौन है, तो काम करने वाला जो होता है वो श्रम होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। सक्रिय जो होता है सबसे ज्यादा वो कौन होता है, श्रम होता है। अच्छा, ये सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि उत्पादन क्या है, आपसे पूछ सकता है। तो उत्पादन जो है किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना या उसे मूल्यवान बनाना ही उत्पादन कहलाता है। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना या उसे मूल्यवान बनाना ही उत्पादन कहलाता है। एक शब्द और आ रहा है, उपयोगिता। उपयोगिता क्या है, किसी वस्तु के खास गुण, किसी वस्तु के खास गुण जो मानवीय आवश्यकता को पूरा करता हो उसे उपयोगिता कहते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये जानना है कि उत्पादन क्या है। तो उत्पादन किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना या उसे मूल्यवान बनाना ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यमी, ठीक है। अच्छा, ये भी जान लो कि उत्पादन के 2 तकनीक होते हैं। उत्पादन के कितने तकनीक होते हैं, 2 तकनीक होते हैं। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। आपको याद रखना है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को हम लोग मशीन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मशीन से कोई वस्तु उत्पादन होता है तो उसको हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहेंगे। और कोई मजदूर द्वारा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मजदूर द्वारा होता है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहेंगे। तो उत्पादन के कितने तकनीक, 2 तकनीक। उत्पादन के कितने साधन, 5 साधन। उत्पादन किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना या उसे मूल्यवान बनाना ही उत्पादन कहलाता है। और उसमें जो उत्पादन में सक्रिय साधन कौन है, तो वो है श्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसको कहते हैं, सबसे ये पहले जानना है। तो वह बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या बड़ी मात्रा में होती है और बाजार में आना जाना सबका स्वतंत्र होता है, वहां समरूप वस्तुएं बेची जाती हैं, ठीक है ना। कीमत एक होता है तो उसको हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। अब आपका ऑप्शन क्या है, औसत आय बराबर सीमांत आय, औसत आय ग्रेटर देन सीमांत आय, फिर बोल रहे हैं औसत आय लेस देन सीमांत आय, औसत आय प्लस सीमांत आय। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि औसत आय क्या है। तो औसत आय जो है प्रति इकाई के बिक्री से प्राप्त आय औसत आय या आगम कहलाता है। अब सीमांत आय क्या है, बोला कि एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से प्राप्त आय सीमांत आय कहलाता है। अभी हम लोगों ने सीमांत आय पढ़ के आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, औसत आय बराबर सीमांत आय। चलिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल से बताता हूं। आगे हम लोग एग्जाम्पल में, अब यहाँ पर क्या है कि कोई उत्पादक 5 इकाई को उत्पादन करता है और उसका खर्च 20 रुपया है। अब 5 के बजाय वो 6 उत्पादन करने लगता है तो उसका लागत 24 रुपया हो जाता है, ठीक है ना। तो 20 से आ गया 24 खर्च उसका, तो कितना का अंतर है, 4 का। या इसको ऐसे जानिए, मार्जिनल कॉस्ट
को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो आपको गलत सही दिया हुआ रहेगा तो आपको सही याद रखना है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट एन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन, यहाँ वन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि टोटल नंबर अभी फिलहाल वर्तमान में कितना उत्पादन कर रहा होता है, 6 इकाई कर रहा होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वांटिटी हमने 6 लिखा, ये n फॉर नंबर ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो यहाँ n क्या हो गया 6 और ये हो गया 1। अब ये देखिए 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो ये 5 को रेफर करेगा। तो 6 क्वांटिटी को प्रोडक्शन करने में उसको 24 रुपया खर्चा हो रहा था और 5 में से 20 हो रहा था, 5 इकाई उत्पादन करने में। तो 24 में से 20 को घटा दिए तो 4 आ गया। तो इस तरह हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिए। लेकिन यहाँ अगर हम लोग औसत आय निकालना, औसत लागत निकालना चाहें तो यहाँ क्या होगा, ये क्या था आपका सीमांत लागत। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग सीमांत लागत कहेंगे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे औसत लागत कैसे निकालते हैं। अब मान लो कि 5 इकाई उत्पादन करने में कितना उसका लागत हो रहा था 20। तो अगर हम लोग 20 को यानी टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवीजन देंगे, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट कितना है आपका 20, 20 में से क्वांटिटी से भाग दे दिए 5 के 20। देखिए यहाँ पर भी 4 आ रहा है, औसत लागत भी 4 आ रहा है और सीमांत लागत भी कितना आ रहा था 4 आ रहा था। तो कहीं ना कहीं सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बराबर होगा। अगर इसमें लेना चाहेंगे तो यहाँ टोटल लागत कितना है 24 है, टोटल लागत जो है कितना आपका 24 है और क्वांटिटी इसका 6 है तो 6 चौका 24। तो औसत लागत कितना निकल गया, औसत लागत का मतलब है प्रति इकाई लागत यानी एक वस्तु की लागत, ठीक है ना। तो एक वस्तु की लागत हमको 4 निकल रहा है औसत लागत के हिसाब से और सीमांत लागत के हिसाब से भी मेरा 4 निकल रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, औसत आय और सीमांत आय दोनों आपस में क्या होगा बराबर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जब सीमांत लागत बढ़ती है, अभी मैंने एक सीमांत लागत से रिलेटेड एक फॉर्मूला बताया कि मार्जिनल कॉस्ट एन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला आएगा बच्चों, ठीक है ना। तब आ जाते हैं यहाँ कहता है कि जब सीमांत लागत बढ़ती है तो कुल लागत भी बढ़ेगी। क्या होगी, कुल लागत भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम खर्चा करेंगे तो कुल लागत भी क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है ना। अब आ जाइए 21 क्वेश्चन में पढ़ा है सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है। सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है किसमें, तो मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन एन माइनस टोटल प्रोडक्शन एन माइनस 1 के रूप में या के रूप में भी यहाँ का लिख दिया है। अब सी में बोल रहा है ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। जैसे मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए एम सी इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1 होता है ना, उसी तरह एमपी निकालने के लिए मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने के लिए टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 होता है। दोनों का फॉर्मूला जो है ये न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हमारा न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब 22 क्वेश्चन में आते हैं, बोल रहे कि उत्पादन कर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य। देखिए उत्पादन कर्ता हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, अस्पष्ट लागतें ऑप्शन में ए, बी में है अस्पष्ट लागत कहलाती है, सी उत्पादनकर्ता को समान लाभ होता है या डी उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले सभी ऑप्शन के बारे में आपको जानना होगा तभी आप सही ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो अस्पष्ट लागत किसको कहते हैं, ऐसी सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरे को देना होता है, अस्पष्ट लागत कहलाता है। जैसे मजदूर को मजदूरी दर और भवन के लिए किराया, बिजली के लिए बिजली बिल, है ना, तो देना पड़ता है तो अस्पष्ट लागत हो जाएगा, ठीक है। अस्पष्ट लागत किसको कहते हैं, इनमें से उत्पादक के वे व्यय सम्मिलित होते हैं जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता है, तो उसको हम लोग अस्पष्ट लागत कहते हैं। तो उत्पादनकर्ता अगर स्वयं साधन का मूल्य ले लेता हो
तो उसको हम लोग कहेंगे अस्पष्ट लागतें। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। यहाँ कहता है कि ह्रासमान प्रतिफल के नियम का संचालन के मुख्य कारण है। क्या है? सीमित साधन, साधनों का अपूर्ण प्रतिस्थापन होना, या सी ए और बी दोनों का होना, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले ह्रासमान प्रतिफल के विषय में जानते हैं, ये क्या है। ठीक है ना, तो यह नियम बताता है कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में जब किसी एक उत्पादन के कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है तो इससे आउटपुट में होने वाली वृद्धि कम होती जाती है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि इष्टतम स्तर की क्षमता तक पहुंचने के बाद उत्पादन का कारक जोड़ने से उत्पादन में कम वृद्धि होती है। जैसे मान लिया जाए एक सीमित एरिया में आपका खेत है, ठीक है, और इस खेत में अगर आप 5 भी मजदूर लगा दे रहे हैं तो उत्पादन उतना ही हो रहा है। अगर उत्पादन 6 के जगह आप 8 मजदूर भी लगा दे रहे हैं तब भी उत्पादन उतना ही हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन हमको सी लग रहा है और ऑप्शन सी ही सही होगा। ठीक है, तो आज जो है टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और इकोनॉमिक्स को समझना है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अंदाजी जो है टिक नहीं लगाना है। और आपके जो हैं ये मॉडल पेपर जो है बर्मा में बहुत सारे ऑप्शंस के आंसर्स जो हैं गलत दिए हुए, इसलिए हम जो हैं काट दिए हैं और हम कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको आंसर बता रहे हैं। तो धन्यवाद।